सभी शिक्षक साथियों को हमारा सादर नमस्कार। 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत हिंदी विषय का जो रजिस्टर हम लोगों को बनाना है वो किस प्रकार से बनाया जाएगा हमने कोशिश की है। यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है ये हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में लेकर के आए हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो इसमें सबसे पहले जो उपचारात्मक शिक्षण रजिस्टर बनाना है उसमें हमें ये लिखना है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप सभी लोग कि शैक्षणिक निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक द्वारा जो भी शिक्षण विधियाँ अपनाई जाती हैं उसे उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। यहाँ पर हमें ये बताने की आवश्यकता है कि आखिर उपचारात्मक शिक्षण जिसका रजिस्टर हम बनाने जा रहे हैं उसमें उसका जो मुख्य बिंदु है कि आखिर ये है क्या, तो उसके बारे में हमें लिखना अनिवार्य है। उसके बाद में आइए देखते हैं। निदानात्मक शिक्षण द्वारा बालकों की सीखने संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, जबकि उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा शिक्षण संबंधी कठिनाई एवं कारणों को दूर करने में समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती है। अर्थात कहने का आशय यह है कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है, शिक्षण होता है, उसके द्वारा हमें ये मालूम हो जाता है कि क्या क्या कठिनाइयाँ हैं। लेकिन इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जब हम शिक्षण कार्य करते हैं और जिन जिन शिक्षण विधियों का, तकनीकों का प्रयोग करते हैं, तब हम उसे कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण को हम सुधारात्मक शिक्षण भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक प्रगति करने का अवसर प्राप्त होता है। तो इसके जो हम जब इसको प्रयोग में लाते हैं तो इससे क्या होता है कि बालकों को उनकी शक्ति के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार शैक्षणिक प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण के कुछ उद्देश्य हैं जो कि अनिवार्य हैं और इन उद्देश्यों के आधार पर ही हमें अपना आगे का जो शिक्षण है वो करना चाहिए। तो पहला इसमें पॉइंट है, विद्यार्थियों के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं को दूर करना। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों की संवेगात्मक समस्याओं का समाधान करके उनको असमायोजन से बचाना तथा उनको मानसिक रूप से स्वस्थ तथा शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर करना, अर्थात उन्हें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करना। इस प्रकार से जो चौथा जो इसका उद्देश्य है, शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना तथा विद्यार्थियों को अपनी शक्ति व क्षमता के अनुसार शैक्षिक प्रगति के अवसर प्रदान करना। ये हमारे जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके उद्देश्य रहे। इसके बाद में आते हैं उपचारात्मक शिक्षण की जो परिभाषा है, वो हमने एक परिभाषा यहाँ पर देने का प्रयास किया है। क्रो के अनुसार निदानात्मक परीक्षणों द्वारा छात्र की कमजोरियों की जानकारी की जाती है तथा उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में उपचारात्मक शिक्षण की क्या आवश्यकता है। आखिर ये जो उपचारात्मक शिक्षण है जो कि 50 दिवसीय दिया जा रहा है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए देखते हैं। पूर्व में शिक्षा का जो स्वरूप था वो पुस्तक प्रधान था तथा शिक्षण प्रक्रिया में बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम या फिर पुस्तकीय ज्ञान को विशेष महत्व दिया जाता था। बालक के द्वारा विषय को ठीक प्रकार से समझा जा रहा है अथवा नहीं, उसे अध्ययन करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इत्यादि के विषय में कोई भी जानने का प्रयास नहीं किया जाता था। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के प्रवेश ने वस्तु स्थिति को परिवर्तित कर दिया। वर्तमान में शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और पाठ्यक्रम की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व प्रदान किया जाने लगा है। आज बालकों को शिक्षा प्रदान करते समय शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों का समुचित अध्ययन किया जाने लगा है तथा शिक्षा में आ रही कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा है। नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षण को रुचिकर बनाते हुए एवं सरल एवं सुगम किया जाने लगा है। इस प्रकार बाल केंद्रित शिक्षा को केंद्रबिंदु मानते हुए उपचारात्मक शिक्षण की महती आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने संक्षेप में कुछ बिंदुओं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्या हुई। तो यहाँ पर हमने इसको कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। जो भाषा संबंधी हम लोग, ये जो हिंदी विषय है इसमें जो भाषा संबंधी उपचारात्मक शिक्षण है इसकी आखिर क्या आवश्यकता है, आगे देखते हैं। वैसे तो उपचारात्मक शिक्षण की अनिवार्यता प्रत्येक विषय में है, परंतु हिंदी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि यदि अपनी मातृभाषा राष्ट्रभाषा को समुचित रूप से शुद्ध एवं परिमार्जित कर लिया जाए तो अन्य संबंधित विषयों में भी सुधार अपेक्षाकृत सुगम और सरल हो जाएगा। भाषा संबंधी उपचारात्मक शिक्षण निम्नांकित
बिंदुओं के सापेक्ष होना आवश्यक है। हम लोग देख सकते हैं कि आखिर किन किन बिंदुओं के कारण हमें इसकी आवश्यकता पड़ी। तो वर्तनी की अशुद्धता, दूसरा है उच्चारणाभ्यास, फिर है विशेष ध्वनियों का अभ्यास, चौथा पॉइंट है सस्वर पाठन, पांचवा है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, छठा है अक्षरों एवं मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ, और सातवां है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। इसके अतिरिक्त भी जो आवश्यकता के जो बिंदु हैं हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उन्हीं बिंदुओं को लिया है जो मुख्य रूप से यहाँ पर भाषा में सम्मिलित रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण की जो विधियाँ हैं उनको देख लेते हैं। उच्चारणात्मक जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको दूर करने के लिए विधियों को प्रयोग किया जाता है। तो पहली विधि है व्यक्तिगत विधि, दूसरी विधि है सामूहिक विधि। व्यक्तिगत विधि का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमें प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से उसकी कमियों का पता लगाते हुए उसी के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए। और सामूहिक विधि में यह है कि हमें कुछ कॉमन जो कमियां होती हैं उनको आधार बिंदु मानते हुए, केंद्र बिंदु मानते हुए, उन्हीं के आधार पर जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका चयन करके हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो उपचारात्मक शिक्षण का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक संख्या 616/2023-24 दिनांक 17/4/2023 के आदेशानुसार कक्षा 6, 7, 8 में 50 दिवसीय रिमीडियल शिक्षण कार्यक्रम अर्थात उपचारात्मक शिक्षण आयोजित किए जाने के निर्देश के क्रम में दिनांक 17 अप्रैल 2023 से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। तो जो हम लोग उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम जो 17 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 17 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, वो पत्रांक जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के पत्रांक के अनुसार ये आदेशित किया गया है। और ये कार्यक्रम, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें करनी हैं वो हम लोग आइए देख लेते हैं। पहला जो इसमें पॉइंट है, 20 अप्रैल तक कक्षा 6 से 8 तक में अध्ययनरत समस्त बच्चों का हिंदी एवं गणित विषयों में वास्तविक अधिगम स्तर ज्ञात करने हेतु बच्चों का बेसलाइन आकलन करना। यहाँ पर हमने जो आदेश में जो चीज़ लिखी हुई थी वही स्पष्टता हमने लिखने का प्रयास किया है। इसमें गणित और जो हिंदी भाषा है इसका ही उपचारात्मक शिक्षण संबंधित शिक्षकों को प्रदान किया गया है। और यहाँ पर जो भाषा का जो हमने यहाँ पर हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको केवल हिंदी भाषा का ही रजिस्टर तैयार करना है। इसमें 20 अप्रैल तक हमें क्या करना था कि उनका जो बेसलाइन आकलन है उसके आधार पर हमें उनका जो मूल्यांकन है करके और उनको ग्रुप में, समूह में बांटना था। दूसरा पॉइंट है बेसलाइन आकलन हेतु आकलन प्रश्न पत्र बच्चों की पूर्व की कक्षा के मुख्य लर्निंग आउटकम से संबंधित प्रश्न पत्र तैयार करना। दूसरा काम जो इम्पोर्टेंट हमें करना है, जो बेसलाइन आकलन हम करेंगे तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें जिस क्लास का बच्चा है, जिससे कि कक्षा 6 का बच्चा है, तो कक्षा 5 के लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए हमें उसका जो प्रपत्र है, प्रश्न पत्र है, उसको तैयार करना होगा। अगर कक्षा 7 का है तो कक्षा 6 के लर्निंग आउटकम, और इसी प्रकार कक्षा 8 का बच्चा है तो कक्षा 7 के लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पत्र का निर्माण करना होगा। तीसरा पॉइंट है बेसलाइन आकलन के परिणामों की समीक्षा करना। अब क्या है कि जो हमने प्रश्न पत्र तैयार किया है उसके आधार पर बच्चों से जब हमने उनसे प्रश्न पूछे या फिर उनको लिखने के लिए दिए, उनसे जो भी उत्तर प्राप्त हुए उसी आधार पर उसका मूल्यांकन किया गया और जो भी परिणाम प्राप्त हुए उनकी हमें समीक्षा करना है। चौथा पॉइंट है प्रत्येक बच्चे का वास्तविक अधिगम स्तर नोट करना। जो उसका परिणाम आया है तो उस आधार पर हमें ये बात पता चल जाएगी कि हमें अमुक बच्चे को किस ग्रुप में, किस समूह में रखना है। मुख्य रूप से 3 समूह बनाए जाने हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। तो इस प्रकार से बेसलाइन आकलन के आधार पर जो वास्तविक अधिगम स्तर प्राप्त हुआ है उसको हमें नोट कर लेना है। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट है बेसलाइन आकलन संपन्न होने के पश्चात अधिगम स्तरवार सूची दिनांक 25 अप्रैल 2023 तक तैयार करना। ये जो सूचीकरण है ये हमें 23 तारीख तक कर लेना चाहिए था और 25 तारीख तक हमें ये तैयार कर लेना चाहिए था। और वो जो भी बच्चे जिस ग्रेड के हैं, जिस श्रेणी में हैं, उनके आधार पर हमें रजिस्टर में ये मेंशन करना होगा। तो 25 तक हमने सूची इसकी प्राप्त बना ली है। उसके बाद में जो छठा पॉइंट है बेसलाइन आकलन से प्राप्त परिणामों को सारांश रूप में मई माह में होने वाली अभिभावक शिक्षक बैठक में साझा करना। तो इसको, ये जो बेसलाइन आकलन है उससे जो भी परिणाम प्राप्त हुए हैं, जब मई माह में जो मई के प्रथम सोमवार को जो मीटिंग होती है
उसमें मतलब हर महीने के जो प्रथम सोमवार को मीटिंग होती है, उसी आधार पर हमें उसमें अभिभावक शिक्षक बैठक में लोगों को ये बताना है कि ये हम जो 50 दिवसीय जो उपचारात्मक शिक्षण है वो करने जा रहे हैं, और इसमें आपके जो बच्चा है उसकी ये स्थिति है, उसको जानकारी करा देंगे। उसके बाद में जो सातवां पॉइंट है, बैठक में अभिभावकों को 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करना तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का सुझाव प्रदान करना। तो उन लोगों को ये बताया जाएगा कि आखिर जो बच्चे हैं आपके, उनको हम सरकार की मंशा के अनुसार रिमीडियल टीचिंग देने जा रहे हैं, उनको शिक्षित करने का प्रयास करने जा रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजिएगा। उसके बाद में 8वां पॉइंट है, दिनांक 25 अप्रैल से संदर्शिकाओं में वर्णित गतिविधियों के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं का संचालन करना। अब यहाँ से बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। 25 अप्रैल 2023 से जो शिक्षक संदर्शिकाएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं सॉफ्ट कॉपी में या फिर हार्ड कॉपी में, तो उन्हीं के आधार पर उनमें जो भी गतिविधियां वर्णित हैं उनके आधार पर हमें उपचारात्मक शिक्षण कक्षाओं का संचालन शुरू कर देना है। 9वां पॉइंट है, शिक्षण के साथ ही कार्य पुस्तिकाओं के आधार पर प्रतिदिन कार्यपत्रक अभ्यास भी कराना। तो इसमें क्या है कि शिक्षण के साथ ही जब हम शिक्षण कार्य करेंगे तो इसके साथ ही एक कार्यपुस्तिका भी हार्ड कॉपी में या प्रदान की गई है, और कहीं कहीं नहीं प्राप्त हुई है तो सॉफ्ट कॉपी जरूर होगी। तो उसके आधार पर प्रतिदिन जो है जो 3 कार्यपत्रक या फिर 2 कार्यपत्रक प्रदान किए गए हैं उनको हमें बच्चों को कराना है, और उन्हीं में से किसी भी कार्यपत्रक को हमें गृह कार्य के लिए भी दे देना है। 10वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है, 50 दिवसीय उपचारात्मक शिक्षण की समाप्ति पर बेस लाइन आकलन की तरह एंड लाइन आकलन करना। तो इसमें क्या है कि जब हम 50 दिन का कार्यक्रम पूरा कर लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, उसके बाद पुनः फिर से हमें एक बेस लाइन आकलन की तरह ही एक एंड लाइन आकलन करना होगा, और उसका भी आकलन करने के पश्चात उसके परिणाम होंगे वो जो अभिभावक शिक्षक की जो मीटिंग है उसमें उनको उसके परिणाम को साझा करना होगा। और जो भी बच्चे जो भी बच्चे ग्रुप में से क्रॉस कर गए हैं, यानी कि बी वाला यदि ए में आ गया है या सी वाला बी में आ गया है, तो उसको हमें शिफ्टिंग भी उसी हिसाब से करनी है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ये पार्ट 1 था। इसके बाद में दूसरे पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि बेस लाइन आकलन के जो प्रश्न पत्र हैं, पेपर है, वो किस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो उसके बारे में जो दूसरा जो वीडियो होगा वो हम जल्द ही लेकर के आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।